नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो शरद पवार एनसीपी के फिलहाल के लिए अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन शरद पवार ही तय करेंगे कि अगले 2-3 दिनों में उन्हें एनसीपी का अध्यक्ष बने रहना है या नहीं। शरद पवार ही ने 2-3 दिन पहले तय किया था कि वो एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, और अब कल उन्होंने संकेत भी दे दिया था कि वो एनसीपी के अध्यक्ष बन जाएंगे, दोबारा से अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच में कहा था कि मैं ऐसा फैसला करूंगा जिससे आप लोगों की भावनाओं का सम्मान हो, आपके प्रति जो मेरे प्रति आपके मन में जो सेंटीमेंट्स हैं, संवेदनाएं हैं, उनका सम्मान रखा जाएगा। तो इसके बाद तो कुछ साबित करने के लिए बचा ही नहीं था। काय का मास्टर का स्ट्रोक, काय का ट्रम्प कार्ड, काय का चाणक्य नीति। जो बैठक आज सुबह होनी थी वो पहले से तय करके आई थी कि शरद पवार को अध्यक्ष बनाए रखना है, क्योंकि 10 मिनट में ही बैठक खत्म हो गई। अगर ऐसा नहीं होता तो तमाम नेता थे वो बहस करते, किसी एक का नाम प्रस्ताव करते, आदि 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 होता। लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने गढ़ बचा लिया है, लेकिन किला क्या अभी भी वो खो सकते हैं? दूसरा सवाल उठता है कि क्या शरद पवार ने जो ये सब इस्तीफे का नाटक किया, जो सब स्क्रिप्ट लिखी, इससे अब एनसीपी को तोड़ने से, टूटने से उन्होंने बचा लिया है? क्या अब अजीत पवार एनसीपी छोड़कर बीजेपी में नहीं जाएंगे? क्या बीजेपी अब एनसीपी के विधायकों को तोड़ने का काम नहीं करेगी? ये कुछ बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर शरद पवार को हासिल क्या हुआ। जब उन्होंने उनकी आत्मकथा के दूसरे भाग के विमोचन के मौके पर यह बात कही थी कि वो बहुत हुआ, 80-82 साल के हो गए, अब वो अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं, तो वो रिएक्शन देख रहे थे कि लोग क्या रिएक्ट करते हैं। एक कार्यकर्ता ने आत्मदाह की कोशिश की, कुछ जितेंद्र आहाड़ जैसे कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मोटे तौर पर नेता भी उनके साथ आए। यहाँ तक कि राहुल गांधी चिंतित हो गए। राहुल गांधी ने सुप्रिया सुले से बात की, दूसरी पार्टी के नेताओं ने बात की, लेकिन अजीत पवार का सुर अलग था। तो शरद पवार 2-3 चीजें तो आसानी से समझ गए होंगे। पहली चीज कि शरद पवार के अध्यक्ष पद के हटने से कार्यकर्ता तो नाउम्मीद हो रहा है, कार्यकर्ता तो निराश हो जाएगा, लेकिन नेताओं में से एक तबका चाहता है कि अब नई पीढ़ी को सामने आने का मौका दिया जाए। वैसे भी नई पीढ़ी क्या, अजीत पवार भी 63 साल के हो गए हैं, और कितना समय वो इंतजार करेंगे। दूसरा, शरद पवार ये भी समझ गए हैं कि विरासत वो सुप्रिया सुले को, अपनी बेटी को जस का तस नहीं सौंप सकते। इसका पार्टी में थोड़ा विरोध होगा और संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कि जैसे छगन भुजबल ने कह दिया कि राज्य की राजनीति, जो महाराष्ट्र की राजनीति है, वो अजीत पवार को करनी चाहिए, केंद्र की सुप्रिया सुले को करनी चाहिए। अब देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का तो दर्जा एनसीपी के पास रहा नहीं। राज्य विशेष की पार्टी है और महाराष्ट्र विशेष की पार्टी है, और महाराष्ट्र विशेष की पार्टी में महाराष्ट्र का जिम्मा पूरा अगर अजीत पवार को दे दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि पूरी एनसीपी ही उनकी जेब में आ जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। अब बड़ा सवाल उठता है कि शरद पवार ने जो हासिल किया सो हासिल किया, थोड़ा सा टाइम खरीद लिया कुल मिलाकर, और अजीत पवार अभी तत्काल पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। क्या इतना भर ही हासिल करना चाहते थे? इतना भर ही हासिल कर लिया तो फिर क्या हासिल कर लिया? कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना भर हासिल करके भी बहुत कुछ हासिल कर लिया, क्योंकि इतना भर भी हासिल नहीं करते तो बहुत कुछ छूट जाता, बहुत कुछ जेब से निकल जाता। अजीत पवार बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाते। 53 में से 36 चाहिए उनको 2/3 के लिए, उसके आसपास शायद पहुंचने की कोशिश कर रहे होते। लेकिन अब शरद पवार को क्या करना चाहिए? अब लोग कह रहे हैं कि शरद पवार ने अपना लोहा मनवा लिया, पार्टी पर अपनी छाप दोबारा से स्थापित कर दी, पार्टी की एकता पर मुहर लगा दी, विधायक जो पार्टी छोड़कर जाने वाले थे उनका रास्ता रोक दिया, अजीत पवार को धर्म संकट में डाल दिया। लेकिन इससे तो लॉन्ग टर्म का सलूशन नहीं निकलता। तो अब लोग कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का सलूशन यही है कि संगठन के अंदर फेरबदल किया जाए, पूरा जिगजैग कर दिया जाए। एनसीपी के अध्यक्ष वो बने रहे, लेकिन संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष जैसी चीजों की स्थापना की जाए, जिसमें अगर वो सुप्रिया सुले को चाहते हैं अच्छी पोस्ट
तो अजीत पवार को उससे बेहतर पोस्ट देनी होगी। और ये मौका है, ये समय का दस्तूर है कि अजीत पवार को अब वो स्थापित करें। क्या इतना बड़ा दिल दिखा पाएंगे शरद पवार? कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया तो ये जो पल दो पल का साथ है, ये उसके बाद ये फिर चीज़ें बिखराव की तरफ बढ़ सकती हैं और महाविकास अघाड़ी जो है उसका गठबंधन, महागठबंधन फिर खतरे में पड़ सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि शरद पवार को वक्त के अनुसार अब बदलना चाहिए और अजीत पवार के प्रति उनकी खुंदक पहले भी सामने आती रही है। लोग दो उदाहरण देते हैं जब अजीत पवार मुख्यमंत्री बन सकते थे अगर शरद पवार चाहते। पहला उदाहरण 2004 का है जब बीजेपी को हराया था विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी ने। तब एनसीपी के ज़्यादा विधायक चुनकर आए थे। कांग्रेस भी मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर रही थी। तब शरद पवार ने इंसिस्ट ही नहीं किया, क्योंकि अगर उन इंसिस्ट करते तो फिर उनको अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता, जिसके लिए वो दिल से शायद सहमत नहीं थे। इसी तरह 2009 में भी एक मौका आया था जब डिप्टी सीएम बनाया जा सकता था कुल मिलाकर अजीत पवार को, लेकिन तब छगन भुजबल का नाम आगे कर दिया गया था। अधिकांश विधायक अजीत पवार के पक्ष में थे। 2019 में भी कहा जा रहा है जब महाविकास अघाड़ी बनी तो उद्धव ठाकरे भी थोड़ा बीमार भी रहते थे, थोड़ा दिल से वो चाहते भी नहीं थे, उनकी बहुत ज़्यादा अरमान नहीं था मुख्यमंत्री बनने का। और तब शरद पवार थोड़ा इंसिस्ट करते, आग्रह करते। कांग्रेस को तो कोई ऐतराज था ही नहीं अजीत पवार से, उद्धव ठाकरे के भी ज़्यादातर लोगों को कोई ऐतराज नहीं होता और अजीत पवार बन सकते थे मुख्यमंत्री। लेकिन तब लोग कहते हैं कि शरद पवार ने ही उद्धव ठाकरे को बार बार उकसाया और कहा, तैयार किया, एक तरह से जबरन तैयार किया मुख्यमंत्री पद के लिए। और अब क्या होगा? लोग कह रहे हैं कि छोटा सा गढ़ जीता है, किला अभी भी लुटने के लिए तैयार खड़ा है, तो किले को बचाना बहुत ज़रूरी है। इस किले पर बीजेपी की नज़र है और अजीत पवार को समझाना और कुछ उनके हाथ में देना ज़रूरी हो जाता है। अब अजीत पवार के देखिए थोड़ा सा खून भी लग गया है, वो पहले भी डिप्टी सीएम बन चुके हैं और अब उनको लगा है कि अजीत पवार को ये भी लगा होगा कि शरद पवार अब भले ही नाटक कर रहे हो इस्तीफा देने का, लेकिन अंदर अंदर शरद पवार भी समझ गए हैं कि उनकी राजनीतिक विदाई का समय आ गया है। तो इसलिए अजीत पवार ने उत्साह के साथ सामने आ सकते हैं अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई, उनके अनुसार पार्टी या फिर शरद पवार नहीं चले तो। दूसरा, शरद पवार के लिए भी अच्छा है, शरद पवार ने ये मैसेज दे दिया कि पार्टी पर होल्ड है। शरद पवार ने यह भी मैसेज दे दिया कि वो पार्टी की एकता बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी अपने पद तक की कुर्बानी दे सकते हैं। तो अब शरद पवार को चाहिए कि थोड़ा सा दबे हुए हैं, थोड़े से झुके हुए अजीत पवार, और ऐसे अजीत पवार को बुलाएं, सर पर हाथ रखें, एक तरफ बेटी के सर पर हाथ रखें, एक तरफ अजीत पवार के सर पर हाथ रखें और उत्तराधिकारी एक तरह से अजीत पवार को घोषित कर दें। ये सही समय है, ये ध्यान रखते हुए कि उनके जाने के बाद दादा जो है वो छोटी बहन का पूरा ध्यान रखेगा, सुप्रिया सुले का पूरा ध्यान रखा जाएगा और पार्टी में बड़े पद भी उनको दिया जाए। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला शरद पवार निकालने के मूड में है? अगर निकला तो ये बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि 48 सीटें लोकसभा की हैं, जिसमें से आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी अगर टूटा नहीं मिलकर चुनाव लड़ा तो उसका वोट परसेंटेज करीब 48% के आसपास है और 48 में से 34-35 सीटें वो निकालने की क्षमता रखते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी और उस समय की संयुक्त शिवसेना को जो 41 सीटें मिली थी उसमें से बीजेपी को एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर 12-13 सीटें से ज़्यादा हासिल होने वाली नहीं है, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। हमें नहीं मालूम चुनाव जब होगा अगले साल लोकसभा का, उसके साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी हो जाएगा, हमें नहीं पता। लेकिन शरद पवार ने गढ़ जीता है, किला जीतने का अच्छा खासा मौका बाकी है और शरद पवार जिस तरह की राजनीति करते हैं, मुझे तो कोई हैरत नहीं होगी कि 2 दिन बाद वो फिर एक ऐसा फैसला करे जो आपको और मुझे दोनों को चौंका दे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन दबा दीजिए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ और विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।